नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। उसके अंदर हम 2001 के 2 हिस्से कर चुके थे और तीसरा हिस्सा बाकी था, यानी कि चैप्टर 11 से लेकर बकाया चल रहा था। दोस्तों, कल हम ये वीडियो नहीं ला पाए थे किसी कारणवश। आज ये वीडियो लेके आ रहे हैं और एमसीक्यूज का हमारा ये शायद 9वां हिस्सा है, 9वां पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले के एमसीक्यूज और कोऑपरेटिव के मॉडल पेपर हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। 5 मॉडल पेपर हम ला चुके हैं और 5 मॉडल पेपर हम आगामी 2 दिनों में, आज और कल के अंदर हम 5 मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं। तो आप सभी मॉडल पेपर्स को अवश्य देखें, सभी एमसीक्यूज को अवश्य करके जाएं। दोस्तों, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आपका परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी आपको, ऐसा मेरा विश्वास है अगर आप इनको पढ़ के जाते हो। आइए शुरू करते हैं आज का हम ये एमसीक्यूज की सीरीज का इस परीक्षा के लिए अंतिम पड़ाव। इसके बाद में हमारे मॉडल पेपर कंटिन्यू जारी रहेंगे, एमसीक्यूज हम नहीं कराएंगे। आइए देखते हैं पहला तथ्य। अल्पकालीन उधार 18 माह से कम सुविधा के लिए हो। जो अल्पकालीन उधार है वो 18 माह से कम के लिए, कम अवधि के लिए है। दूसरा, मध्यम कालीन उधार 18 माह से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ईस्वी के अंदर आया था। ध्यान रखना, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है ये 1882 ईस्वी के अंदर आया था। राज्य भूमि विकास स्थापना जो है 26 मार्च 1957 को हुई थी, राज्य भूमि विकास की स्थापना। और वर्तमान राजस्थान में 36 भूमि विकास बैंक हैं जो कि दीर्घकालीन ऋण वितरित करते हैं। दीर्घकालीन ऋण वितरण करने वाली भूमि विकास बैंक हैं राजस्थान के अंदर। वर्तमान में 36 भूमि विकास बैंक हैं। अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन से अलग उधार देने वाली बैंक कौन सी है कृषि क्षेत्र के लिए? तो कृषि क्षेत्र के लिए वो बैंक है भूमि विकास बैंक, जो कि दीर्घकालीन ऋण भी देती है। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो भूमि विकास बैंक द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, खांडसारी या चीनी बनाने की मशीन को क्रय करने के लिए कौन सा बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा? तो दोस्तों, इसके लिए भूमि विकास बैंक ही ऋण उपलब्ध कराएगा, क्योंकि ये ऋण दीर्घकालीन ऋण होता है और दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जोत अधिनियम कौन से वर्ष का है? तो राजस्थान जोत अधिनियम जो है वो 1964 का है, ये ध्यान रखें। राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के धारकों के प्रति बैंक के दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों, न्यायी की नियुक्ति की जाती है। राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के धारकों के प्रति बैंक के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक एक न्यायी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों का विमोचन कितने वर्षों में किया जाता है? तो इसका विमोचन जो है 30 वर्षों के उपरांत किया जाता है। 30 वर्षों तक वही ऋण पत्र चलते रहते हैं और 30 वर्षों के पश्चात उनका पुनः विमोचन किया जाता है। अगला प्रश्न,
भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों के कौन सी धारा के अनुसार जारी किए जाते हैं? तो ये ऋण पत्र जो जारी किए जाते हैं ये धारा 70 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। धारा 70 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक को उधार देने और भूमि धारण करने की शक्ति कौन सी धारा में है? तो दोस्तों ऑप्शन है धारा 72, धारा 74 और धारा 73 और धारा 75। तो इसका सही उत्तर है धारा 73 में। अगला क्वेश्चन, धारा 74 के अनुसार उधार देने के आवेदकों के साथ व्यवहार करने की रीति कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? तो इसके लिए जो है सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है। धारा 74 के अंतर्गत उधार देने के आवेदकों के साथ व्यवहार करने की रीति कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है उस कंडीशन में जबकि वो उधार नहीं चुकाते हैं तो। अगला क्वेश्चन, उधार देने की रीति के व्यवहार को कार्यवाही के लिए कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये सिविल न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उत्तर सिविल न्यायालय। बंधक भूमि के नियम, बंधक भूमि के निष्पादन के लिए किसानों के लिए धारा 76 के अनुसार कौन सा अधिनियम था? बंधक भूमि के निष्पादन के लिए किसानों के लिए धारा 76 के अनुसार कौन सा अधिनियम था? बताइए। राजस्थान कृषि उधार अधिनियम 1957 ये था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, भूमि विकास बैंक के पक्ष में किए गए बंधकों और पट्टों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कौन सा है? तो इनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है 1908। अधिनियम 1908 बंधक भूमि का बैंक के पक्ष में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है। अगला ऑप्शन, संयुक्त हिंदू कुटुंब के कर्ताओं द्वारा निष्पादन बंधक की धारा निश्चित की गई है। तो ये धारा 81 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न 14 नंबर का, धारा 87 के अनुसार भूमि विकास बैंक द्वारा उधारी वसूल कौन करता है? तो स्वयं भूमि विकास बैंक इसके लिए उधारी वसूल करेगी, किसी अन्य बैंक को उधार वसूल नहीं करेगी, कोई अन्य एजेंसी को नहीं करेगी। लेकिन आजकल कुछ एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट देने लग गए, सरकारी बैंक हैं जो है एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट देने लग गई हैं उधार वसूल करने के लिए। कुर्क करने की शक्ति में भूमि विकास बैंक बंधक संपत्तियों में किसे शामिल करता है? तो कुर्क करने की शक्ति में भूमि विकास बैंक बंधक संपत्तियों में किन्हें शामिल करता है? बताइए। ऑप्शन है किस्तों पर चुकाई राशि, बंधकित भूमि या खड़ी फसल या उपरोक्त सभी। तो इन सभी को शामिल करता है। कुर्क करने की शक्ति में भूमि विकास बैंक बंधक संपत्ति में किस किस चीज को शामिल करता है? तो किस्तों पर चुकाई गई राशि को भी शामिल करता है, बंधकित भूमि को भी शामिल करता है और खड़ी फसल को भी शामिल करता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, कुर्की की संपत्ति का मूल्य किसके बराबर होता है? तो कुर्की की संपत्ति का जो मूल्य होता है वो शोध्य रकम के बराबर होता है। शोध्य रकम से मतलब जो रकम
जो है टोटल निकल रही है अब इस समय पे बैंक की जो आउटस्टैंडिंग निकल रही है वो मूलधन और ब्याज मिलाकर सब कुल मिला के कितनी रकम है वो, और कुर्की के व्यय में, कुर्की के व्यय तथा बिक्री के खर्च की रकम, संपत्ति का मूल्य, ये सब के बराबर बैंक जो है वसूल करता है। अगला ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, यदि भूमि विकास बैंक व्यक्ति कर्मी के विरुद्ध धारा 85 या धारा 88 में कार्य करने में असफल हुआ तो कौन कार्यवाही करेगा? तो दोस्तों इसकी कार्यवाही जो करेगा वो करेगा न्यासी। जिस न्यासी की बैंक नियुक्ति करती है भूमि विकास बैंक व्यक्ति या कर्मी के विरुद्ध अगर धारा 88 के अंदर कार्य करने में असफल होता है तो उसकी कार्यवाही न्यासी करेगा, जिस न्यासी की बैंक के द्वारा नियुक्ति की जाती है। धारा 90 में भूमि विकास बैंक द्वारा बंधकित संपत्ति की बिक्री की पुष्टि कौन करता है? तो दोस्तों इसकी बंधकित संपत्ति की जो पुष्टि करता है वो रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, लोन की वसूली में भूमि विकास बैंक द्वारा बिक्री पर की गई भूमि या संपत्तियों के बाद बकाया राशि का प्रमाण पत्र कौन देता है? तो बकाया राशि का प्रमाण पत्र भी जो है रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोन की वसूली करते हैं, किसी की जो बंधक रखी हुई भूमि है उसको बेच कर भूमि या संपत्ति जो भी है उसको बेच कर अपने लोन की जो वसूली करते हैं, उस वसूली के बाद अगर भूमि की बिक्री से ज्यादा धन प्राप्त होता है तो उस राशि का प्रमाण पत्र, बकाया राशि का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला अध्याय आता है अध्याय 12, अधिनियम, डिक्रियों, आदेश और विनिश्चयों का निष्पादन। चैप्टर का नाम है। इसमें एक दो तथ्य दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं। संपत्तियों की कुर्की संबंधी आदेश रजिस्ट्रार के द्वारा दिए जाते हैं। संपत्तियों की कुर्की करनी है तो रजिस्ट्रार आदेश देगा उसका। धारा 23 मृत सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों के दायित्वों का उल्लेख है। धारा 23 के अंदर ऐसे सदस्य जो या तो मर गए हैं या सोसाइटी से को छोड़कर चले गए हैं, भूतपूर्व सदस्य हैं, उनका उल्लेख जो है धारा 23 के अंतर्गत किया जाता है। चैप्टर 12 का पहला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति कुर्की का निर्देश कौन दे सकता है? तो संपत्ति कुर्की का निर्देश जो है रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा दिया जाता है। भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों से की संपत्ति का दायित्व किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह धारा 23 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, जो संपत्ति बेची न जा सके उसका अंतरण किस धारा के माध्यम से किया जा सकता है? तो उसका अंतरण जो है धारा 99 के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसी कोई संपत्ति जिसको बेचा नहीं जा सकता है तो उसका ट्रांसफर जो है धारा 99 के अंतर्गत किया जाता है। भार के प्रवर्तन की धारा कौन सी है? भार के प्रवर्तन की धारा कौन सी है? तो धारा 99 भार प्रवर्तन की धारा है। आदेशों के निष्पादन में आदेशों के पालना नहीं होता है, आदेशों की पालना नहीं होती है तो उसकी अपील की जाती है। तो उसकी अपील जो है सिविल न्यायालय के अंदर की जा सकती है। आदेशों के निष्पादन में आदेशों की पालना नहीं हो तो उसकी अपील सिविल न्यायालय के अंदर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, धारा 1 से 2 में सरकार को देय धनराशि में सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा शामिल है तो वसूल किया जाएगा।
या नहीं किया जाएगा? धारा 102 में सरकार को देय धनराशि में सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा जो है शामिल किया जाएगा, खर्चा जो शामिल है वो वसूल किया जाएगा या नहीं वसूल किया जाएगा? ऑप्शन है किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या दोनों या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वसूल किया जाएगा, वो खर्चा भी वसूल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, धारा 103 के अनुसार संपत्ति सरकारी संपत्तियों के द्वारा सहकारी संपत्तियों के द्वारा नहीं बेची जाती है तो उसके लिए संपत्ति का मालिक कहां अपील कर सकता है? तो उसके लिए जो संपत्ति का मालिक है वो अपील कर सकता है कलेक्टर के यहाँ, न्यायालय में, सोसाइटी में या उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी के अंदर अपील की जा सकती है। कलेक्टर महोदय के यहाँ भी अपील किया जा सकता है, न्यायालय के यहाँ भी किया जा सकता है और सोसाइटी में भी कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार की अपीलीय शक्ति का प्रयोग रजिस्ट्रार के अलावा और कौन कर सकता है? तो इसका प्रयोग और कोई नहीं कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार को अपीलीय शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता की अपील पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की अपील रजिस्ट्रार के पास कितने समय में कर सकते हैं? तो इसकी अपील जो है रजिस्ट्रार के पास 90 दिन के अंदर की जा सकती है। 90 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकरण का गठन और अपील शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से कर सकते हैं? अधिकरण का गठन और अपीलीय शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, अधिकरणों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार इन संपत्तियों में अध्यक्ष सहित कुल कितने पदस्थों की नियुक्ति कर सकती है? तो अधिकतम 3 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। अधिकरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के उपरांत राज्य सरकार किसी भी समिति में अधिकतम अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। अगला क्वेश्चन, अधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए अधिकरण में नियुक्ति की जा सकती है अध्यक्ष या किसी सदस्य की। किसी पक्षकार के द्वारा पुनरावलोकन के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश से सूचित की तारीख कितने दिन के भीतर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 90 दिन के भीतर। किसी भी पक्षकार के द्वारा पुनरावलोकन के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश के सूचित करने की तारीख से कितने दिन बाद किया जाएगा? अगर कोई पुनः विचार के लिए पुनरावलोकन के लिए आवेदन करता है तो जो अधिकरण का आदेश उसे मिलेगा, जिस दिन उसे अधिकरण का आदेश प्राप्त होगा, तो आदेश प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के अंदर जो है वो पुनरावलोकन का आवेदन जो है अधिकरण को कर सकता है। अगला चैप्टर 13 नंबर का, अपील, पुनर्निरीक्षण और पुनरावलोकन।
अध्याय चैप्टर नंबर 13। आइए इसके कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। धारा 105 की उपधारा 3 तथा उपधारा 4 अध्यक्ष तथा सदस्यों क्रमशः राजस्थान उच्च न्यायालय और सरकार के द्वारा चयनित और नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि धारा 105 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के तहत अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान उच्च न्यायालय और सरकार के द्वारा चयनित और नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 105 धारा 105 अधिकरण का गठन धारा 105 के अंतर्गत वर्णित है। अधिकरण एक अध्यक्ष 2 सदस्य सम्मिलित होंगे। इन सदस्यों की राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य नियुक्त होंगे और इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अधिकरण का अध्यक्ष चयन ग्रेड के जिला और सत्र न्यायाधीश की रैंक का राजस्थान का उत्तरदायित्व न्यायिक सेवा का कोई भी अधिकारी कर सकेगा। यानी कि अधिकरण के अध्यक्ष का जो चयन करेगा वो जिला और सत्र न्यायाधीश की रैंक का कोई न्यायाधीश कर सकेगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आइए प्रश्न देखते हैं इसके चैप्टर नंबर 13 के। पहला प्रश्न, अधिकरण का उल्लेख किस धारा में है? तो अधिकरण का उल्लेख धारा 105 में है। अधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों अधिकरण के अंदर एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। कुल मिला के 3 सदस्य होते हैं। तीनों की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है या न्यायाधीश महोदय के द्वारा किया जाता है। अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। अधिकरण के सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति होने पर पुनः नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पुनः नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगर पद रिक्त होने पर किसी भी कारण से त्यागपत्र दे दें या मृत्यु हो जाए, उस केस में अगर पद रिक्त हो जाए तो राज्य सरकार उसके पद के रिक्त पद को भरेगी। अगला ऑप्शन, किसी भी विनिश्चय अधिनियम या आदेश के कितने दिनों के भीतर अधिकरण में अपील कर सकेंगे? तो 90 दिन के भीतर करेंगे। अधिकरण के आदेश के प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर जो है अधिकरण में अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न, सहकारी या उसका कोई समानार्थी शब्द का कोई भी अपने व्यापार में प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है? सहकारी शब्द का प्रयोग कोई अपने व्यापार में कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो दोस्तों नहीं कर सकता है। सहकारी शब्द का प्रयोग या उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग कोई भी अपने व्यापार के अंदर नहीं कर सकता है, सिवाय सहकारी सोसाइटियों के। अगर कोई व्यक्ति सहकारी शब्द का प्रयोग गलत प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर क्या जुर्माना होगा? उस पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा या 6 माह की कैद हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। अगर सहकारी शब्द का गलत प्रयोग अपराध दोषी पाया गया तो अपराध चालू रहता है, और अपराध चालू रहता है तो प्रतिदिन कितना रुपया और वसूल किया जाएगा? तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से उस पर पेनल्टी अतिरिक्त लगाई जाएगी, 5,000 के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का, सहकारी शब्द धारा 108 में अपराध और दंड अगर कोई व्यक्ति करता है तो धारा 38 की उपधारा के अनुसार क्या सजा होती है उसकी? तो उसकी सजा जो होगी वो 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये अथवा दोनों।
ये हो सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकरण किस धारा के तहत गठित किया जाता है? तो अधिकरण 105 धारा के तहत गठित किया जाता है। धारा 105 के तहत अधिकरण का गठन किया जाता है। दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 कब पारित हुआ था? तो दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 जो है 1973 ईस्वी में ही पारित हुआ था। किस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने का अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 97 और प्रथम सूची की अपील की शक्तियां किसके पास हैं? तो ये सारी शक्तियां न्यायालय के पास हैं। किसी अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 और प्रथम सूची की अपील की शक्ति जो है वो न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, सहकारी शब्द का दुरुपयोग पर प्रतिषेध कौन सी धारा में है? सहकारी शब्द के दुरुपयोग का प्रतिषेध कौन सी धारा में है? तो इसका प्रतिषेध धारा 108 के अंतर्गत है। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का क्या कर्तव्य है? तो प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का जो कर्तव्य है वो अपने अधिकारों की आधारभूत आवश्यकताएं और सहकारी शिक्षा देने का कर्तव्य है। 1 और 2 दोनों है। अपने अधिकारियों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और सहकारी शिक्षा प्रदान करना, ये दोनों ही प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का कर्तव्य होता है। अगला प्रश्न 15 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी में बजट की पर्याप्त व्यवस्था कौन करता है? तो दोस्तों बजट की पर्याप्त व्यवस्था सोसाइटी के सदस्य आपस में मिलकर करते हैं। अगला क्वेश्चन सदस्यों के दिवाले में धारा 112 सदस्यों पर कौन दावा कर सकता है? तो सदस्यों पर दावा जो करता है वो सोसाइटी करती है। सोसाइटी सदस्यों पर दावा करेगी। सदस्यों के दिवाला होने के केस में, सदस्यों का दिवाला निकलने के केस में धारा 112 के अंतर्गत सदस्यों पर दावा सोसाइटी कर सकती है। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की सहकारी शिक्षा कौन देता है? प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की सहकारी शिक्षा कौन देता है? तो प्रबंधक के द्वारा सहकारी शिक्षा दी जाती है प्रत्येक सहकारी सोसाइटी को या सहकारी सोसाइटी के सदस्यों को जो है। अगला प्रश्न सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के लेखे को देखने का अधिकार कौन सी धारा में उल्लेख है? लेखे को देखने का अधिकार कौन सी धारा के अंदर उल्लेख है? तो धारा 103 के अंदर इसका उल्लेख है। यानी कि सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को लेखे देखने का अधिकार धारा 113 के अंतर्गत है। वो अकाउंट्स देख सकता है प्रत्येक सदस्य धारा 113 के अधीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सदस्य को सोसाइटी के लेखों को देखने का क्या शुल्क देना होता है? तो कोई शुल्क नहीं देना होता है। सदस्य सोसाइटी के लेखों को देखने का कोई शुल्क उन्हें नहीं पे करना होता है। सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों की प्रविष्टि का प्रमाण मांगने वाले सदस्यों को कौन देता है? तो इसका प्रमाण देता है अधिकारी। जो भी अधिकारी वहां पे होता है वो इस चीज का प्रमाण उपलब्ध कराता है। अगर सहकारी सोसाइटी के लेखों की पुष्टि
गलत पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो उसका जिम्मेदार जो होता है वो होता है लेखों में गलत सूचना देने वाला व्यक्ति। अगर कोई अकाउंट्स के अंदर गलत एंट्री पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार वो गलत एंट्री की सूचना देने वाला व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन, अगर सोसाइटी अपने कार्यों का पालन सही ढंग से नहीं करती है तो सदस्यों को सोसाइटी के प्रति कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो सदस्यों को सोसाइटी के प्रति सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। वो चाहें तो सिविल न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। सिविल न्यायालय प्रक्रिया अधिनियम कौन सा है? सिविल न्यायालय प्रक्रिया अधिनियम कौन सा है? तो वो है 1908। अगला प्रश्न, परिसीमा अधिनियम 1963 की प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 136 के प्रयोग को रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति की कुर्की के लिए कौन सी शक्तियां सोसाइटी के पास होती हैं? तो सोसाइटी के पास जो है सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। सोसाइटी सिविल न्यायालय में जा सकती है अनुच्छेद 173 के तहत, 73 नहीं सॉरी 136 के तहत। अगला प्रश्न, सोसाइटी के रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति धारा 54 के अनुसार उसे क्या समझा जाएगा? तो धारा 54 के अनुसार उसे लोक सेवक समझा जाएगा। चाहे वो सोसाइटी का रजिस्ट्रार हो या रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, धारा 54 के अनुसार लोक सेवक समझा जाएगा। किसी सोसाइटी के अधिनियम के अधीन नोटिस अपने सदस्यों को आदेश के लिए किस प्रकार दिया जाएगा? तो अखबार के माध्यम से दिया जा सकता है, डाक के माध्यम से भेजा जाएगा या प्रत्यक्ष रूप से जाके भी दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर हैं। किसी सोसाइटी के अधिनियम के अधीन नोटिस अपने सदस्यों को आदेश के लिए किस प्रकार दिया जा सकता है? तो सार्वजनिक अखबार में प्रकाशित करके भी दिया जा सकता है, डाक के थ्रू उनके पते पर भेजा जा सकता है या प्रत्यक्ष तौर पर जो है उनके पास भिजवाया जा सकता है। अगला प्रश्न 27 नंबर का, किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी की नियुक्ति या कर्मचारी की नियुक्ति में त्रुटि हुई तो उस नियुक्ति को समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? तो धारा 120 कहती है कि अगर किसी सोसाइटी में किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी की नियुक्ति गलत होती है, त्रुटिपूर्ण होती है, तो उसे हटा दिया जाएगा, ऐसा धारा 112 कहती है। तो उसे हटा दिया जाएगा उस नियुक्ति के पद से। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, सद्भावना पूर्वक की गई किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर वाद दायर कौन कर सकता है? तो रजिस्ट्रार कर सकता है उस पर वाद दायर। रजिस्ट्रार उसके खिलाफ जो है केस दायर कर सकता है अगर सद्भावना पूर्वक किसी की नियुक्ति की गई है तो। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम सहकारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होता है? तो भूमि सुधार अधिनियम सहकारी सोसाइटियों पर लागू होता है, दंड प्रक्रिया अधिनियम भी लागू होता है, कंपनी एक्ट लागू नहीं होता है, और सिविल प्रक्रिया संहिता एक्ट भी लागू होता है। कंपनी एक्ट लागू नहीं होता है, ये कंपनी एक्ट कंपनी बनाने के लिए होता है। सहकारी कृषि ऋणता अभियुक्ति अधिनियम कौन सा है? सहकारी कृषि ऋणता अभियुक्ति अधिनियम ये है दोस्तों 1957। अगला क्वेश्चन, सहकारिता सोसाइटी में राज्य सरकार कब अपने नियम बना सकती है? तो राज्य सरकार अपने नियम कब बना सकती है? ऑप्शन है
सहकारी सोसाइटी की स्थापना होने के बाद, स्थापना से पहले या पूर्व प्रकाशन के बाद अथवा कभी भी नहीं बना सकती है। तो ये जो नियम बना सकती है सहकारी सोसाइटी, ये नियम बना सकती है दोस्तों धारा 'पूर्व प्रकाशन के बाद इस तरह के नियम बनाए जा सकते हैं। यानी कि सहकारी सोसाइटी में राज्य सरकार कब अपने नियम बना सकती है, तो पहले उन नियमों को प्रकाशित किया जाएगा, प्रकाशित होने के बाद वो नियम बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नामंजूर कौन कर सकता है? तो सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण जो है वो नामंजूर कर सकता है, तो वो एक सदस्य, तो वो है रजिस्ट्रार महोदय। अगला है, सहकारी सोसाइटी में लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो लेखा परीक्षक जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वो करेगा अपने सदस्यों के समक्ष, अपने सदस्यों के समक्ष जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राजस्थान राज्य सहकारी संस्था में राज्य के बाहर स्थापना करने से पहले अनुमति प्राप्त करेगी। किसकी अनुमति प्राप्त करेगी? तो वो रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन, अगर कोई सोसाइटी राजस्थान की है, वह राजस्थान के बाहर स्थापित की जाती है, तो उसकी शक्ति किसके पास होंगी? तो उसकी शक्ति जो है रजिस्ट्रार के पास होंगी अथवा राज्य सरकार के पास होंगी। किसके पास होंगी? वो शक्ति जो है राजस्थान सहकारी सोसाइटी के पास होंगी और जिस राज्य में स्थापना की गई है उस राज्य के पास होंगी। अगर कोई सोसाइटी राजस्थान की है और वह राजस्थान से बाहर स्थापित की जाती है, तो उसकी शक्ति किसके पास होंगी? राजस्थान सहकारी सोसाइटी के पास होंगी और उस राज्य में जिस राज्य में स्थापना की गई है उस राज्य के पास होंगी। अतः ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। किसी सहकारी सोसाइटी की बैंक में कोई संकल्प सोसाइटी के विरुद्ध है तो रजिस्ट्रार उस संकल्प को कितने दिनों में विखंडित कर सकता है? तो रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा वो संकल्प 45 दिनों के अंदर विखंडित किया जा सकता है। अगला अध्याय है दोस्तों 14 नंबर का अध्याय, और अध्याय का नाम है अपराध और शक्तियां। इसके अंदर एक तथ्य दिया हुआ है, वो तथ्य देखते हैं। सहकारी शब्द का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सहकारी शब्द का दुरुपयोग करने पर, यह हमने इससे पिछले अध्याय में भी पढ़ लिया है। सहकारी शब्द का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? तो अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अपराध और दंड का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 38 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो है अपराध और दंड का उल्लेख आता है। धारा 126 के कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति की कार्यवाही कितने समय में होती है? तो दोस्तों ये कार्यवाही होती है 2 वर्ष के भीतर। 2 वर्ष के अंदर जो है इस तरह की कार्यवाही की जा सकती है। सहकारिता के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? सहकारिता के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो स्वैच्छिक और खुली सदस्यता सहकारिता के सिद्धांत में शामिल नहीं है। लोकतांत्रिक निर्णय और आर्थिक
सहभागिता या राजतंत्र का प्रभाव। राजतंत्र का प्रभाव जो है सहकारिता के अंदर शामिल नहीं है। राजतंत्र का प्रभाव जो है सहकारिता सिद्धांत के खिलाफ है। बाकी लोकतंत्र का निर्णय होता है, यहाँ पर आर्थिक सहभागिता होती है और स्वैच्छिक और खुली सदस्यता भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न, 14वें नंबर का अध्याय, सहकारिता के सिद्धांत का लोकतांत्रिक अर्थ क्या है। तो सहकारिता के सिद्धांत का जो लोकतांत्रिक अर्थ है वो है जनता के हितों के लिए, सदस्यों के हितों के लिए, या सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। सहकारिता के सिद्धांत का लोकतांत्रिक अर्थ ये है, लोकतांत्रिक शब्द का। प्राथमिक सहकारी संस्थानों के सदस्यों को कितने मत देने का अधिकार है। तो दोस्तों इनको केवल और केवल एक मत देने का अधिकार होता है। अगला ऑप्शन, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विषय शामिल है। तो कौन कौन से विषय शामिल हैं। नाम पता शामिल है, कार्यक्षेत्र शामिल है, उद्देश्य शामिल है, ये सभी शामिल हैं। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला ऑप्शन, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 का कब संशोधन किया गया है। तो दोस्तों इसका संशोधन जो है अक्टूबर 2009 में किया गया है। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 का संशोधन 2009 के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान सहकारी संस्थाओं के सदस्यों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा प्रशिक्षण कौन से सिद्धांत में उपलब्ध करवाते हैं। तो ये करवाते हैं 5वें सिद्धांत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सहकारिता अधिनियम में कुल कितने सिद्धांत हैं। तो सहकारिता अधिनियम के अंदर कुल 6 सिद्धांत हैं, जिनमें से 5वां सिद्धांत जो है शिक्षा प्रशिक्षण को के बारे में बताता है। सहकारिता अधिनियम में कोई व्यक्ति कितने शेयर धारण कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है कुल शेयरों का 5वां भाग यानी कि 20% तक धारण कर सकता है, या 1/5वां हिस्सा कहें या 20% कहें, तो वो कुल शेयरों का धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर का, वार्षिक साधारण बैठक में समिति कौन से प्रयोजनों को विहित करती है। तो आगामी वर्ष की योजना विहित करती है, बजट पर अनुमोदन करती है, शुद्ध लाभों का विनियोजन करती है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य करती है। वार्षिक साधारण बैठक में समिति के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न, सहकारिता सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों का कितने प्रतिशत निर्धारण किया जाए कि प्रशिक्षण निधि में जमा कराती है। तो दोस्तों अधिकतम 5% जो है प्रशिक्षण पर खर्चा किया जा सकता है। भारत में कृषि की गणना कौन करता है। तो भारत में कृषि की गणना करता है सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग जो है कृषि की गणना करता है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक क्या गिरवी रखकर उधार ऋण उपलब्ध कराता है। तो भूमि विकास बैंक जो है भूमि को बंधक रखकर, भूमि को गिरवी रखकर जो है उधार ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक भूमि का
कितना प्रतिशत उधार उपलब्ध कराता है? तो भूमि की कीमत का अधिकतम 50% वो जो है उधार उपलब्ध करा सकता है। भूमि विकास बैंक अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए क्या करते हैं? तो भूमि विकास बैंक अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए जो है अंश जारी करते हैं, यानी कि शेयर जारी करते हैं। सहकारी विपणन की स्थापना कब की गई थी? तो सहकारी विपणन की स्थापना जो की गई थी वो 1954 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न 19 नंबर का, सहकारिता शब्द का अर्थ क्या है? तो सहकारिता शब्द का अर्थ है एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता शब्द का अर्थ है एक सबके लिए और सब एक के लिए। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन सॉरी, सहकारी शब्द का अर्थ होता है तो मिलकर कार्य करना, सभी के साथ कार्य करना, एक अथवा दो, दोनों सही। तो एक अथवा दो दोनों सही है। सहकारी शब्द का अर्थ होता है मिलकर कार्य करना और सभी के साथ साथ कार्य करना, ये भी सहकारिता का शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सहकारी बैंक की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो सहकारी बैंक की जो स्थापना की गई है वो की गई थी श्री कोठारी की अध्यक्षता में। कोठारी महोदय की अध्यक्षता के अंदर सहकारी समिति की, सहकारी बैंकों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहला सहकारी बैंक कहाँ खुला था? तो दोस्तों राजस्थान में पहला सहकारी बैंक जो खुला था वो अजमेर के अंदर खुला था 1910 ईस्वी में। पहला सहकारी कृषि बैंक भरतपुर में खुला था, जबकि पहला सहकारी बैंक अजमेर में खुला था। ये ध्यान रखना, भरतपुर में जो पहला सहकारी बैंक खुला था उसके अंदर कृषि शब्द लगा हुआ था। पहला सहकारी कृषि बैंक खुला था भरतपुर के अंदर। राजस्थान में भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी, सॉरी, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में हुई थी। 26 मार्च 1957 को भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, सहकारी भूमि विकास बैंक की सदस्यता शुल्क कितनी है? तो दोस्तों इसकी सदस्यता शुल्क है 10 रुपए। 10 रुपए सदस्यता शुल्क है सहकारी भूमि विकास बैंक की। अगला प्रश्न 25 नंबर का, सहकारी बैंकों में लोन की स्वीकृति के बाद कितने प्रतिशत राशि बैंक के पास जमा करवानी होती है? तो लोन के पश्चात जो है 5% राशि बैंक के पास जमा करानी होती है। सहकारी बैंकों में कोई भी लोन स्वीकृत होता है, मान लो 1 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ तो उस लोन की 5% राशि यानी कि 5,000 रुपए बैंक के पास जमा करानी होती है। अगर कोई सदस्य लेखे प्राप्त करने के लिए लिखित में सूचना देता हो तो उसे कितने समय में लेखे प्राप्त होंगे? तो 7 दिन के अंदर उसे लेखे प्राप्त हो जाएंगे। अगर कोई सदस्य, सोसाइटी का सदस्य जो है लेखे प्राप्त करने के लिए यानी कि अकाउंट्स के कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए या अकाउंट्स प्राप्त करने के लिए, अकाउंट्स की सूचना प्राप्त करने के लिए लिखित में आवेदन करता है तो उसे आवेदन करने के 7 दिन के अंदर अंदर वो सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एमसीक्यू वाला पोर्शन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों 2 घंटे बाद हम फिर मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ में, एक नए जोश से। जब तक के लिए आपको हमारा ये वीडियोस देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। जय हिंद, जय भारत।